नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक स्वागत करती हूं आपका हमारे खास बुलेटिन 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में। और सबसे पहले बात करेंगे हम दुनिया की खबरों की। अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 33 लोगों की मौत हो गई और 43 घायल हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में पूरी खबर। उत्तरी अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 33 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी। इससे एक दिन आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने 2 अलग-अलग घातक हमलों की जिम्मेदारी ली थी। तालिबानी लड़ाकों द्वारा पिछले साल अमेरिका समर्थित सरकार को हटाने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद बम विस्फोटों की संख्या कम हुई है, लेकिन जिहादी और सुन्नी IS ने उन लक्ष्यों के खिलाफ हमले जारी रखे जिनमें वो विधर्मी मानते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए बताया कि उत्तरी प्रांत कुदुंज की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में मारे गए 33 लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम इस अपराध की निंदा करते हैं और शोक संतप्त लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये अफगानिस्तान में 2 दिन में ये तीसरा ब्लास्ट है। इससे पहले गुरुवार को उत्तरी शहर मजार शरीफ में एक शिया मस्जिद में हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ISIS ने ली थी। इस विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए थे और 58 लोग घायल हुए थे। एक बार फिर से अफगानिस्तान की धरती लगातार हो रहे बम धमाकों से दहल उठी है और ऐसे में आम जनता की ओर से ही आवाज उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द आम जनता को एक सुरक्षित माहौल मुहैया करवाया जाए। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर कोरियाई के तानाशाह ने दक्षिण कोरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन को पत्र लिखकर थैंक यू कहा। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। उत्तर कोरियाई का तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार वो अपने कारनामों की वजह से नहीं बल्कि थैंक यू कहने से सुर्खियों में है। दरअसल किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के निवर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन के साथ पत्र साझा किए। इसमें उसने संपर्क को लेकर मून के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से पत्र प्राप्त करने के बाद किम ने पत्र लिखकर उसका जवाब दिया, जिसमें उत्तर कोरियाई का तानाशाह ने कार्यकाल के अंतिम दिनों तक राष्ट्र के लिए मून के प्रयास की सराहना की। अब इस मामले में उत्तर कोरियाई न्यूज एजेंसियों का कहना है कि उत्तर और दक्षिण में टॉप नेताओं के बीच व्यक्तिगत पत्रों का आदान प्रदान उनके गहरे भरोसे की अभिव्यक्ति है। मून ने किम से रिटायरमेंट के बाद भी कोरियाई संबंधों को सुधारने पर काम करने की इच्छा व्यक्त की। दरअसल ये पत्र मून और किम के बीच अशांत संबंधों के समापन अध्याय को दर्शाते हैं, जिन्होंने 2018 में 3 शिखर सम्मेलन आयोजित किए थे, जिसमें सीमा पर सैन्य तनाव को कम करने के लिए समझौता हुआ। तो किम जोंग की ओर से जो पहल ये की गई है वो वाकई हैरान कर देने वाली है और किम जोंग ने पत्र लिखकर थैंक यू पत्र में कहकर सबको हैरान भी कर दिया है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। अब न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चीन के साथ मिलकर काम करेंगी। उनका कहना है कि जसिंडा अर्डन की ओर से कहा गया है कि चीन के साथ न्यूजीलैंड के मजबूत संबंधों के साथ वो खड़ी है और आगे इसके हित में भी कई फैसले लिए जाएंगे। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। इंडो पैसिफिक के लगभग सभी देश चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये से परेशान हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस समेत कई देशों का चीन के साथ संबंध ठीक नहीं। इस बीच न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने चीन के साथ मिलकर काम करने का ऐलान कर इन देशों की टेंशन को बढ़ा दिया। अर्डन के इस फैसले की सबसे ज्यादा परेशानी ऑस्ट्रेलिया की बढ़ने वाली है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ लगभग सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी करने के लिए सोलोमन द्वीप समूह के साथ सैन्य समझौता किया। ऐसे में चीन की इंडो पैसिफिक पर बढ़ते प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहेगा। जसिंडा अर्डन का कहना है कि वो चीन के साथ न्यूजीलैंड के मजबूत संबंधों के साथ खड़ी है। हालांकि उन्होंने सोलोमन द्वीप समूह के साथ चीन के सुरक्षा समझौते को लेकर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सोलोमन द्वीप समूह में जब दंगे हुए थे तो वहां की सरकार के कहने पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खुलकर मदद की थी। तो इस समय सोलोमन द्वीप समूह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर चीन की ओर से सुरक्षा समझौते पर वहां हस्ताक्षर किए गए, वहीं बाकी तमाम देश उसकी निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड का चीन का साथ देना वाकई हैरान कर देने वाला है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत के आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, लेकिन कुछ कानूनी पचड़ों ने इस काम को काफी मुश्किल कर दिया है। 1 मिनट में देखिए ये पूरी खबर।
भारत दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनकी सरकार ने भारत के आर्थिक भगोड़ों के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, लेकिन कुछ कानूनी पचड़ों ने इस काम को काफी मुश्किल कर दिया। नीरव मोदी और विजय माल्या को लेकर पूछे गए एक सवाल पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि उन्हें मुकदमे के लिए भारत सौंप दिया जाए, क्योंकि वो ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करना चाहती जो ब्रिटेन के कानूनी सिस्टम का इस्तेमाल खुद को यहाँ भारत में बचाने के लिए करते हैं। जॉनसन ने कहा कि जिन 2 भगोड़ों की आपने बात की, उनके प्रत्यर्पण के मामले में कुछ कानूनी पचड़े हैं जिनकी वजह से काम बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि इन लोगों को मुकदमे के लिए भारत सौंप दिया जाए। हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं जो अपने साथ भारत से काबिलियत और बौद्धिकता लेकर आते हैं। हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो ब्रिटेन के कानून का इस्तेमाल खुद को भारत में बचाने के लिए करते हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे को लेकर विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने कहा कि आर्थिक भगोड़ों का मामला ब्रिटिश पीएम के सामने उठाया गया है। उनकी सरकार ने कहा कि इन भगोड़ों का प्रत्यर्पण उनकी बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। भले ही भारत ने रूस का खुले तौर पर समर्थन किया हो, वहीं दूसरी तरफ अगर बात यूके की जाए तो वो रूस के खिलाफ रहा है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच चली इस जंग के बीच भारत में जो दौरा रहने वाला है बोरिस जॉनसन का, वो कैसा रहेगा। साफ जाहिर है कि इस दौरे से खुद बोरिस जॉनसन काफी खुश नजर आ रहे हैं। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों समेत 184 लोगों की सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने वीआईपी सिक्योरिटी पर एक्शन लिया है। 184 नेताओं और उनकी फैमिली के गनमैन वापस ले लिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेसी और अकाली दल नेता शामिल हैं। अब केवल उन व्यक्तियों को सुरक्षा देने का फैसला लिया गया है जिन्हें किसी प्रकार का खतरा है। पंजाब पुलिस ने वीवीआईपी की सुरक्षा संबंधी मामलों की समीक्षा करने के बाद कई पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार की सुरक्षा से पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया है। इस फैसले के बाद 198 सुरक्षाकर्मी और 1 पुलिस वाहन वापस ले लिया गया। एडीजीपी ने सभी रेंज के आईजी और डीआईजी सुरक्षा, सभी पुलिस कमिश्नरों, सभी एसएसपी, एडीजीपी, एसपीयू, एसओजी और सीडीओ, इसके अलावा स्पेशल डीजीपी स्टेट आर्म पुलिस और सिक्योरिटी विंग को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वीवीआईपी लोगों को खतरे की समीक्षा करने के बाद उन्हें मिली सुरक्षा कर्मियों की संख्या में कटौती करने का फैसला किया गया है। तो पंजाब सरकार की ओर से फैसला तो लिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब में आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की तर्ज पर स्कूलों का सुधार करने में जुटी है। तो वहीं खुद पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर आए दिन स्कूलों का दौरा भी कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। पंजाब की जनता को जल्द ही शिक्षा विभाग से बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर आए दिन स्कूलों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने सरकारी एलिमेंट्री स्कूल ललिया का दौरा किया। मीत हेयर ने कहा कि राज्य की पूर्व सरकारों ने शिक्षा विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण आज स्कूलों के हालात बेहद खराब हैं। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया और कहा कि अब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा तंत्र को सुधारने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने छात्रों के साथ साथ स्कूल के अध्यापकों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें जल्द ही सुधारने का आश्वासन दिया। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई दशकों से हुई अनदेखी को दुरुस्त करने के लिए कुछ तो समय लगेगा। उन्होंने क्लासरूम में जाकर छात्रों से भी बातचीत की और पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि पंजाब के स्कूलों को दिल्ली की तर्ज पर विकास किया जाएगा और साथ ही खाली पड़े हुए पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो आम आदमी पार्टी की ओर से हमेशा ये नारा दिया गया है कि शिक्षा पर बेहतर जोर दिया जाएगा और ऐसा दिल्ली में देखा गया। अब ऐसे में जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। चलिए अब हम रुक रहे हैं अगली खबर का। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह अब सुमन के बेरी ने ली है। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राजीव कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष होंगे, जो 1 मई से अपना पदभार संभालेंगे। दरअसल साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी, तब तत्कालीन योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था।
नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने थे। इसके बाद राजीव कुमार ने इस पद को संभाला था। राजीव कुमार की जगह लेने वाले सुमन के बेरी 2001 से 2011 तक 10 साल के लिए देश के अग्रणी स्वतंत्र नीति अनुसंधान संस्थान में से एक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। तो नीति आयोग को अब नया उपाध्यक्ष मिल चुका है। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन अब इस पूरे मामले पर भड़क गए हैं। राजस्थान में अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन भड़क गए। इसके विरोध में नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी गई, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को लगातार घेर रही है। गहलोत सरकार पर लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। दरअसल अलवर के राजगढ़ में 3 हिंदू मंदिरों को गिराने का मामला सामने आया। मास्टर प्लान में अतिक्रमण की आड़ में राजगढ़ प्रशासन ने 3 मंदिरों को गिरा दिया। इनमें एक मंदिर 300 साल पुराना था। इन मंदिरों में लगी भगवान शिव, हनुमान जी समेत अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बलपूर्वक उनको हटा दिया। ये पूरी घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। 17 अप्रैल से लगातार इस तरह के मामले राजगढ़ से सामने आ रहे हैं। तो 17 अप्रैल से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिन्होंने देश में एक नए ही सांप्रदायिक मुद्दे को जन्म दे दिया है। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की कमेटी पीके कमेटी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी सिफारिशें दी हैं और ये उन पर छोड़ दिया है कि वो इन पर कोई फैसला ले और संगठनात्मक परिवर्तन की पहल करे। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से आगामी आम और विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विचार विमर्श की एक श्रृंखला के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक समूह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी सिफारिशें दी है और ये उन पर छोड़ दिया है कि वो इन पर कोई फैसला ले और संगठनात्मक परिवर्तन की पहल करें। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से गठित 8 नेताओं की समिति ने किशोर की रणनीतिक योजना पर विस्तार से चर्चा की और गांधी को अपने सुझाव देते हुए कई वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और भव्य पुरानी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए इसे आगे बढ़ाया। योजना पर आगे विचार विमर्श करने के लिए पार्टी के कुछ नेता सोमवार को फिर से मिलेंगे। किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर कुछ वरिष्ठ नेताओं को अतीत में भाजपा, जदयू, टीएमसी और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के साथ उनकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए आपत्ति थी। हालांकि उनमें से अधिकांश ने इसका समर्थन किया, लेकिन आखिरी में फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया। दिग्विजय सिंह जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि किशोर एक ठोस रणनीतिक योजना लेकर आए हैं और कहा है कि इससे पार्टी को मदद मिलेगी। विधानसभा चुनावों में जो नतीजे है उसके बाद कांग्रेस काफी हताश दिखाई दे रही है और कांग्रेस की ओर से मंथन किया जा रहा है कि कैसे पार्टी में संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया जाना चाहिए। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबर का। भिवानी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के बड़े आरोप लगाए हैं। इस दौरान एसवाइल को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को उन्होंने निशाने पर लिया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। भिवानी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की शिकायतों को सुना, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। जेपी दलाल ने प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने पर चुटकी ली और कहा कि पीके के कांग्रेस में आने से कांग्रेस की नहीं बल्कि पीके की नैया पार होगी, क्योंकि पीके सर्वे कंपनी चलाती है, कांग्रेस से मोटे पैसे वसूल करेगी। इसके साथ ही आप सांसद राघव चड्ढा की ओर से सांप्रदायिक हिंसा खत्म करने के लिए बीजेपी कार्यालय और गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलवाए जाने के बयान पर जेपी दलाल ने पलटवार किया और कहा कि ये देश सभी का है, हिंदू अपना त्योहार यहाँ नहीं तो क्या पाकिस्तान जाकर मनाएगी। ये देश देशवासियों का है, इसमें हमारा हिंदू समाज अगर यहाँ त्योहार नहीं मनाएगा तो क्या हम पाकिस्तान में जाकर त्योहार मनाएंगे। हमें क्या इतना अधिकार भी नहीं है। जेपी दलाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तुष्टीकरण की सियासत करती है। तो आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है और एक दूसरे पर वार पलटवार भी खूब किए जा रहे हैं।
रुक करेंगे अगली खबर का। पलवल में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी और फरार हो गया। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर है। हरियाणा में हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर पलवल से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां 3 एक्सकोर्ट कंपनी के कर्मचारियों की इस हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी बीच किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचवाया। वहीं सिविल अस्पताल में स्थानीय विधायक भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही वाहन चालक की तलाश में पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। सूचना मिली थी कि पचला फ्लाईओवर जो हाईवे के ऊपर है, वहाँ पे एक बाइक पे सवार 3 लड़के थे, नीरज, दर्शन, प्रीतम, इनका एक्सीडेंट हो गया। जो इस सूचना के ऊपर मौके पे जाके इनको हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल में इनको डेड घोषित कर दिया। देखना ये है कि कब तक ये वाहन चालक पुलिस की गिरफ्त में आता है। अक्सर ये कहा जाता है जल्दबाजी से देर भली, और इसी जल्दबाजी ने 3 मासूमों की जान ले ली। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के सैनिक कॉलोनी इलाके में गंदे पानी के डिस्पोजल में सुप्रीम कोर्ट के वकील का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से यह हादसा हुआ। फरीदाबाद अब लगातार हादसों का शहर बनता जा रहा है। अब फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील की गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, फरीदाबाद के आईपी कॉलोनी में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील हिमांशु की सैनिक कॉलोनी गेट नंबर 4 के पास बने गंदे पानी के डिस्पोजल में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हिमांशु घर से 2 दिन पहले घूमने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो 2 दिन तक घर नहीं पहुंचा। इस बीच पुलिस को गंदे पानी के डिस्पोजल में एक शव होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पब्लिक ने बताया कि भाई वहाँ एक डेड बॉडी गंदे पानी के डिस्पोजल में पड़ी हुई है जी। तो वो सूचना पाकर मौके पर पहुँचे, बॉडी को अभी निकाल करके यहाँ पर लाया गया, डेड हाउस में रखा गया। घर वालों को सूचना दे दी गई है। बिहार से इसके घर वाले चल दिए, जैसे वो आ जाएंगे आगामी कार्रवाई। मृतक बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। उनके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। पुलिस ये शुरुआती तौर पर हादसा मानकर चल रही है। हालांकि पुलिस शुरुआती तौर पर इसे एक हादसे के तौर पर देख रही है, लेकिन देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में कोई और दूसरी कड़ी इस पूरे मामले में जुड़ती नजर आती है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। बहादुरगढ़ में 10 साल के बच्चे की हत्या के मामले में अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने अब आरोपी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी है। बहादुरगढ़ में 4 दिन पहले हुई 10 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इसलिए पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। दरअसल बहादुरगढ़ के लाइन पंच क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी में 18 अप्रैल की रात को 10 साल के मनीष उर्फ गोलू की हत्या कर दी गई और उसका शव एक खाली प्लॉट में फेंक दिया गया और साथ ही आग भी लगा दी गई थी। 19 अप्रैल की सुबह बच्चे का शव खाली प्लॉट में मिला था। पुलिस ने बच्चे के परिजनों समेत जहां बच्चा खेलने गया था वहां के करीब 13 घरों के लोगों से पूछताछ भी की। इतना ही नहीं, पुलिस ने वारदात के बाद आसपास की गलियों में 100 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन वारदात के बारे में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस इस बारे में कुछ भी पता लगाने में अब तक नाकाम है कि आखिर 10 साल के बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी, किसने उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया और बच्चा कैसे खाली प्लॉट तक पहुँचा। इन सभी सवालों के जवाब तो वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही मिल सकेंगे। इसलिए पुलिस ने छोटे बच्चे की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम देने और उसकी पहचान गुप्त रखने की घोषणा की, ताकि बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराध से बचा जा सके। तो लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही ये मामले थम जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने सुबह सवेरे साइकिल यात्रा निकाली। ये यात्रा खास मकसद के लिए निकाली गई थी। क्या थी वजह, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में खास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के पानीपत में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। हरियाणा में कार्यक्रम राज्य स्तरीय है। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खास तौर पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर
आसपास के राज्यों से भी पानीपत में साध संगत मौजूद रही। लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं संगत को आमंत्रित करने के लिए खुद करनाल के सांसद संजय भाटिया ने एक साइकिल यात्रा निकाली। सुबह सवेरे सांसद साहब साइकिल यात्रा के जरिए संगत को आमंत्रण देते नजर आए। साइकिल यात्रा तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व में संगत को आमंत्रित करने के लिए निकाली गई थी। सांसद और डीसी पानीपत मॉडल टाउन से साइकिल यात्रा लेकर निकले थे। शहर के कई हिस्सों से ये साइकिल यात्रा निकाली गई और लोगों को श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर आमंत्रित किया गया है। तो प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और ऐसे में साइकिल यात्रा के जरिए संगत को न्योता भी दिया गया। और चलिए बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की गोलियों से हत्या के मामले में समाज की बैठक हुई, जिसमें प्रशासन को चेतावनी दी है 2 दिन में कार्रवाई करें, नहीं तो वो अपना फैसला करेंगे। यमुनानगर के दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू की कुछ दिनों पहले ही कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। जानू पर 30 दिसंबर को भी हमला हुआ था, लेकिन अब तक मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी के चलते राजेंद्र वाल्मीकि के निवास स्थान पर समाज की बैठक हुई, जिसमें समाज के नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि वो 2 दिन में अपराधियों को पकड़े, नहीं तो 25 अप्रैल को जानू की रस्म क्रिया पर समाज इस संबंध में अपना फैसला सुनाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले में जो भी निर्णय लिया जाएगा, समाज के सभी सदस्य उसका पालन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दरअसल यमुनानगर के एक निजी पैलेस में कांग्रेस के दलित नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू और उसके साथी शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही खाना खाकर बाहर निकले तो पहले से घात लगाए अपराधी एक कार में सवार होकर आए थे और करीब आधा दर्जन हमलावरों ने नजदीक से फायरिंग शुरू कर दी। हमले में जानू की मौत हो गई, लेकिन मामले में अब तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वैसे में समाज की ओर से ये कह दिया गया है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वो अपना फैसला लेगी। और चलिए अब बात करेंगे जरा खेल जगत की। आईपीएल में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को करारी शिकस्त दी। बटलर ने शतक जड़कर इतिहास रच दिया। आईपीएल में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को करारी शिकस्त दी। ये मैच आखिर तक रोमांचक बना रहा और इसमें राजस्थान ने बाजी मार ली। 223 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 207 रन ही बना सकी। दिल्ली का कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया और टीम ने मैच गंवा दिया। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 44, ललित यादव और पृथ्वी शॉ ने 37 रनों की पारी खेली, जबकि रोमेन पॉवल ने 15 गेंदों में 36 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट चटकाए। युजवेंद्र चहल और मैकॉय को 1-1 विकेट मिला। इस मैच में टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन राजस्थान के ओपनर जोस बटलर और देवदत्त पडिक्कल ने 155 रनों की साझेदारी कर दिल्ली के गेंदबाजों को धराशायी कर दिया। बटलर ने 116 रन की तूफानी पारी खेली, जबकि पडिक्कल ने 54 रन की बेहतरीन पारी खेली। आखिर में बल्लेबाजी करने आए राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 19 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम के स्कोर को 222 रन तक पहुँचाया। तो ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा, लेकिन आखिर में दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर तमाम खबरों के बारे में आपने जाना, वो भी सिर्फ 1 मिनट। पूरी रिपोर्ट में अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।